हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट का जो हमारा सेकेंड पार्ट है। मतलब हमने जो पहले वाले पार्ट में पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के पहले तीन देखे थे, इफ़, एल्स इफ और एल्स वाला पार्ट। तो अभी इस वाले इसमें हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में, जो हमारा फोर्थ पार्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है वो बेस था उनका ट्रूथ और फॉल्स के ऊपर डिपेंड था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वो वीडियो देख लीजिए, मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो अभी हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ना। तो देखिए, एन अल्टरनेट टू राइटिंग लॉट्स ऑफ इफ एल्स इन सम स्पेशल केसेस। तो बहुत से बार क्या होता है कि हम इफ एल्स को बहुत ज़्यादा बार यूज़ करना पड़ता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान याद रखिए। दिस केस This causes a particular group of statement to be chosen from several available groups based on equality test only. तो ये वाला पार्ट जब मैं आगे जब इसके ऊपर का एक एग्जांपल लूँगा या फिर आपको किस तरीके से इसका एक्सप्रेशन लिखना है, सिंटैक्स लिखना है, तब मैं आपको इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर यूजेस स्विच स्टेटमेंट एंड केस लेबल्स ये भी मैं आपको उसमें ही बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर सिंटैक्स देखिए, स्विच फिर एक्सप्रेशन फिर केस फिर कांस्टेंट एक्सप्रेशन वन, फिर वो क्या करना है उसके स्टेटमेंट आएंगे, फिर कांस्टेंट केस कांस्टेंट एक्सप्रेशन टू, फिर उसके ये आएंगे ऐसे सारे हैं, और फिर एक आखिरी वाला रहेगा डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट। तो यह सिंटैक्स से यह उसका एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जनरल यहाँ पर देखिए, आपने ये पूरा वाला जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पर स्विच फिर एक्सप्रेशन, स्विच लिखेंगे, फिर उस ब्रैकेट में एक्सप्रेशन, जो हमें एक्सप्रेशन लिखना है। तो एक्सप्रेशन कुछ भी रह सकता है। एक्सप्रेशन इज एनी इंटीजर वैल्यू एक्सप्रेशन, तो कोई भी रह सकता है, तो आप वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं केसेस। तो केस फिर वो केस क्या है, तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन वन, समझो कोई एक वैल्यू है, मतलब जो देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन वो क्या है, इंटीजर वैल्यू एक्सप्रेशन है। तो वो जो केस जो एक्सप्रेशन रहेगा उसकी कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू आएंगी, तो फिर उसके बहुत सारे केसेस आएंगे। समझो अगर इंटीजर वैल्यू 0 रही तो केस 0, फिर उसके स्टेटमेंट, फिर केस 2, फिर उसका स्टेटमेंट, ऐसे केस एम। और एक रहता है डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट। जो डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट रहता है वो जरूर रहता है, मतलब अगर इसमें से कोई भी केस अगर वो उस एक्सप्रेशन को वैलिड नहीं हो रहा तो वो डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट क्या होगा, फॉलो होगा। तो देखिए, कांस्टेंट एक्सप्रेशन वन, कांस्टेंट एक्सप्रेशन टू और कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू एक्सप्रेशन, मतलब उनकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ठीक है, जो वैल्यूज मस्ट बी डिस्टिंक्ट। तो देखिए, कांस्टेंट एक्सप्रेशन वन, कांस्टेंट एक्सप्रेशन टू अप टू कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इन सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए। S1 S2 SM आर द स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब जो S1 S2 S3 है वो स्टेटमेंट है। समझो अगर हमारा केस वन है, हमारी जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर वो आती है तो फिर वो केस दिस केस को फॉलो करेगी, उस केस को फॉलो करेगी। तो जो उसके स्टेटमेंट है वही सिर्फ क्या करेंगे, एग्जीक्यूट होंगे, बाकी वाले एग्जीक्यूट फिर उसके बाद फिर दूसरे वाले एक्सप्रेशन पे वो आएगा। ठीक है, डिफॉल्ट इज ऑप्शनल एंड कैन रिमूव कैन कम एनीवेयर। तो डिफॉल्ट ऑप्शनल है तो वो कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यूज स्विच एंड केस लेबल। तो हमने यहाँ पर देखा है स्विच और केस लेबल का यूज करा है, पहले स्विच, फिर इन ब्रैकेट एक्सप्रेशन, फिर पैरेंथेसिस, और फिर उसके केसेस आते हुए हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जब आप लिखेंगे तो केस फिर वो जो आपका कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, मतलब इंटीजर वैल्यू, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे देना है, फिर आपके स्टेटमेंट्स आएंगे। ठीक है, फिर दिस केस अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टू बी चूजन फ्रॉम सेवरल अवेलेबल बेस्ड ऑन इक्वलिटी स्टेट ओनली। तो देखिए, हमने जब एक्सप्रेशन आएगा तो फिर उसके जो केसेस रहेंगे उसमें से कोई एक केस वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये उसका सिंटैक्स है, मतलब किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, तो आप याद कर लीजिए। फिर अभी देखिए, एक्सप्रेशन इज फर्स्ट इवेल्युएटेड। तो जो सबसे पहले जब हम प्रोग्राम मतलब स्विच स्टेटमेंट पे आएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन टेस्ट होगा। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ पर यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन वो इवेल्युएटेड फर्स्ट हमारा जो एक्सप्रेशन वो इवेल्युएट होगा। देन इट इज कंपेयर्ड विद कांस्टेंट एक्सप्रेशन वन, कांस्टेंट एक्सप्रेशन टू फॉर इक्वलिटी इन द ऑर्डर। तो देखिए, फिर उसके बाद क्या होगा, इसके साथ कंपेयर होगा। कंपेयर कैसे होगा पता है क्या, देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, स्विच एक्सप्रेशन के ऊपर वो देखेगा, मतलब एक्सप्रेशन टेस्ट करेगा। फिर एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएंगी फिर वो पहले इसके साथ टेस्ट होंगी, फिर इसके साथ टेस्ट होंगी, फिर ऐसे ऐसे आके आके सबके साथ वो टेस्ट होती जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो पहला केस होता है फिर उसके बाद सेकंड पे चल जाएगा, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, ऐसा अप टू एन पे वो केस टेस्ट होते रहता है, मतलब एक के बाद वो होता रहता है। इट इज कंपेयर्ड विद कांस्टेंट एक्सप्रेशन वन, कांस्टेंट एक्सप्रेशन टू फॉर इक्वलिटी इन द ऑर्डर। इफ
it matches any one, all statement from that point till the end of the switch are executed including statement for default if present. तो उसका क्या कहना है, अगर वो स्टेटमेंट ऑल द स्टेटमेंट दैट पॉइंट टिल द एंड ऑफ द स्विच आर एग्जीक्यूटेड. तो देखिए अगर समझो हमारा जो सेकंड फर्स्ट केस हमारा वैलिड नहीं है, तो अगर हम जो समझो हमारा जो सेकंड केस के लिए वो कांस्टेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है, तो उसके नीचे वाले जो सारे स्टेटमेंट वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे इंक्लूडिंग डिफॉल्ट, अगर वो उसमें है तो. ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए. फिर देखिए यूज ब्रेक स्टेटमेंट इफ़ यू डू नॉट वांट दिस. ठीक है, तो जो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करना है वो मैं एग्जांपल के तहत बताऊंगा. इसके बाद एक एग्जांपल लूँगा, फिर उसमें बताऊंगा कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना क्यों ज़रूरी है. स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग टू डिफॉल्ट इफ प्रेजेंट आर एग्जीक्यूटेड इफ़ नो अदर एक्सप्रेशन में से. मैंने आपको बताया था कि अगर इन सब केसेस में से अगर कोई भी केस अगर वैलिड नहीं आता होगा तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप याद कर लीजिए. ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे है. तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, देखें हैशटैग इंक्लूडेड्स, फिर INT मेन, यहाँ पर आई कैपिटल हो गया, वो प्रॉब्लम था इसका, तो ये स्मॉल आई होना चाहिए. फिर देखिए INT x, फिर देखिए हम यूज़र से एक x इनपुट लेने वाले हैं. ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा स्विच केस है, स्विच एक्सप्रेशन क्या है x. तो ठीक है, तो x है, तो अगर x का है तो फिर उसके केसेस देखिए केस फिर 1 प्रिंट 1/n, केस 2 प्रिंट, और फिर डिफॉल्ट है प्रिंट नॉट 1 एंड दिस, फिर रिटर्न 0 के साथ हम इसको एंड करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है. तो अभी देखिए इफ़ x इज एंटर्ड तो क्या प्रिंट होगा, तो 1 भी प्रिंट होगा, 2 भी प्रिंट होगा, और नॉट 1 और 2 ये भी प्रिंट होगा. तो यहाँ पर सारे के सारे प्रिंट हो रहे हैं. तो मैंने देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इफ इट मैचेस एनी वन ऑल स्टेटमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट टिल द एंड ऑफ द स्विच आर एग्जीक्यूटेड. तो क्या होगा पता है, यहाँ पर हमारा जो पहली कंडीशन है वही सेटिस्फाई हो रही है. देखिए क्योंकि हमने x1 एंटर करा है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था 1, तो 1 उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई हो रहा, तो केस 1 आ रहा, तो ये तो प्रिंट करेगा ही 1. लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो नीचे वाले भी एक्सप्रेशन है तो वो भी सबके सब प्रिंट होना स्टार्ट होंगे. तो अब इसको कैसे करना, मतलब इसके ऊपर उपाय क्या है. मतलब अभी देखिए कि हमें सिर्फ 1 ही प्रिंट करना था, लेकिन 2 भी प्रिंट हो रहा, और नॉट 1 एंड 2, मतलब सारे केसेस क्या हो रहे, प्रिंट हो रहे. तो अब इसको करेक्ट कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. तो देखिए अगर हमें सिर्फ 1 प्रिंट करना है तो देखिए यहाँ पर क्या है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी केस अगर सेटिस्फाई हो रहा होगा तो वो केस के बाद वो रुक जाना चाहिए. तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. तो देखिए यहाँ पर भी आई कैपिटल हुआ, तो उसको आप स्मॉल कर लीजिए. तो यहाँ पर देखिए हमने INT x, पहले x लिया, फिर उसको स्कैन करा, मतलब उसका इनपुट ले लिया हमने, फिर स्विच केस x. ठीक है, फिर देखिए हमने यहाँ पर हर एक यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करा हुआ है. ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना मतलब वो वहाँ पर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए आउटपुट ऑन स्क्रीन इफ़ x इज एंटर्ड दिस विल प्रिंट. तो देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, जो हमारा पहला केस है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो उसमें फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो स्टेटमेंट क्या है, पहला प्रिंट f 1/n. ठीक है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है ब्रेक. तो ब्रेक होने के बाद जो नीचे वाले केसेस है वो होते नहीं है. तो यहाँ पर प्रोग्राम जो है हमारा वो क्या होता है, स्टॉप हो जाए, मतलब वो वाला जो केस है वो वहाँ पर वो स्टॉप हो जाता है, और नीचे वाले जो केसेस है वो फॉलो नहीं होते. तो आप ये याद कर लीजिए कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब बहुत बार हम उसका स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते. तो देखिए यूज टू एग्जिट फ्रॉम द स्विच और टर्मिनेट फ्रॉम द लूप. तो जो ब्रेक स्टेटमेंट है हम उसका यूज़ क्या करते हैं, लूप को टर्मिनेट करने के लिए या फिर स्विच से एग्जिट होने के लिए. यहाँ पर देखिए हमारा जो स्विच केसेस है, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम का सेटिस्फेक्शन होगा, मतलब एग्जीक्यूट हो गया, जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए तो उसके लिए वैल्यू मिल गई, तो हमें बस वहाँ पर उसको तोड़ना था, तो हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करा हुआ है. ठीक है, फिर हम कई बार लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं. लूप जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको मैं उसको बताऊंगा. ठीक है, with respect to switch, the break statement cause a transfer of a counter out of the entire switch statement to the first statement following the switch statement. तो इसका कहना है कि जो पहला स्टेटमेंट का सेटिस्फाई होगा और फिर उसके बाद ब्रेक का यूज़ करेंगे, तो उसके बाद फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो वाला पार्ट फॉलो नहीं होता हुआ है. तो यही ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ है. फिर आप देखिए जो प्रोग्राम में हमने देखा था कि जो एग्जाम्पल है उसमें देखिए अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो बाकी सारे नीचे वाले कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं. तो उसके लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना ज़रूरी है.
तो ये हमारा था स्विच स्टेटमेंट के बारे में। अगर आपको इस पर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी दबाएं, मतलब आपको आने वाली वीडियोस के लिए जानकारी मिलेगी। तो अभी हमारे यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में खत्म होते हुए लेक्चर, अभी हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जो हमारा लूप के बारे में रहेगा। तो जो लूप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अगर कंडीशन वाला नहीं आता होगा तो लूप आपको थोड़ा सा हार्ड जाएगा। तो इसलिए आप लूप्स के बारे में मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लिए, दोनों वीडियो अच्छे से आप स्टडी कर लीजिए। थैंक यू।